नमस्कार, मैं सतपाल चौव्याल, लीगल नॉलेज विद एसपी चौव्याल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर 6 ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी अध्याय 6 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें टोटल 47 सेक्शंस हैं। ये चैप्टर सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 146 तक है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि जितने भी ऑफेंसेस है जो ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करते हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 100 और 101 बीएनएस इनके बारे में जानेंगे, जिनमें के कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर यानी कि आपराधिक मानववध और हत्या इसकी डेफिनेशन दे रखी है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि होमिसाइड यानी कि मानव हत्या होती क्या है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग बाय ह्यूमन बीइंग। तो मानववध यानी कि मानव हत्या क्या है? किसी मनुष्य द्वारा किसी दूसरे मनुष्य की मृत्यु करना। अर्थात अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जंगल में गया, जहां उसे किसी जानवर ने मार दिया तो वो मानव हत्या नहीं है, परंतु अगर कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या करता है तभी वो मानव हत्या की श्रेणी में आएगा। और इसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि जैसा कि हमने सेक्शन 20 में पढ़ा था कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किए गए कार्य अपराध नहीं है। अगर मान लो 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है तो वो भी मानव हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। ये दो प्रकार का हो सकता है, लॉफुल यानी कि कानूनी, पनिशमेंट बाय कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई गंभीर अपराध किया है और न्यायालय उसे मृत्यु दंड देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसको फांसी दे दी जाती है, तो ये कानूनन होगा, मतलब वैध होगा और इसे मानव हत्या नहीं माना जाएगा। एज प्रोवाइडेड इन चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस, या हमने जो इससे पहले चैप्टर 3 में सामान्य अपवाद पढ़े उसमें भी हमने कुछ सेक्शंस पढ़ी हैं, जैसे कि सेक्शन 38 उसमें दिए गया था कि कब कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है, या सेक्शन 41 जिसमें यह दिया गया था कि कब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर सकता है। अर्थात अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 38 बीएनएस या 41 बीएनएस में दिए गए अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है और फिर वो न्यायालय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार इस बात को साबित भी कर देता है, तब भी न्यायालय द्वारा उसे इस बात के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी। इसमें पहला है मर्डर, हत्या। इसको सेक्शन 101 बीएनएस में डिफाइन किया गया और सेक्शन 103 बीएनएस में इसकी सजा का प्रावधान है। और दूसरा है कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध। इसको सेक्शन 100 बीएनएस में डिफाइन किया गया और सेक्शन 105 बीएनएस में इसकी सजा का प्रावधान है। तो आज हम ये सेक्शन 100 आपराधिक मानववध की जो डेफिनेशन है और मर्डर सेक्शन 101 हत्या की डेफिनेशन, इनके बारे में ही जानेंगे। तो पहली सेक्शन है 100 कल्पेबल होमिसाइड यानी कि आपराधिक मानववध। हूएवर कॉजेज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट, जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु करता है, कैसे? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, मृत्यु करने की नीयत से। अर्थात कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु करने की नीयत से कोई कार्य करता है और उसके कारण उसकी मृत्यु कर देता है। इसके लिए इसमें एग्जांपल दिया गया है कि मान लीजिए ए बी की मृत्यु करने की नीयत से उस रास्ते में जहां से बी रोज गुजरता है एक गहरा गड्ढा खोद देता है और उस गड्ढे के ऊपर घास फूस और लकड़ियां इत्यादि बिछा देता है, ताकि बी ये समझे कि ये एक पक्की जमीन है और उसके ऊपर से गुजरते हुए उस गड्ढे में गिर जाए और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाए। अब बी उस रास्ते से आता है और वास्तव में उसको जहां उसने घास फूस बिछाया होता है और लकड़ियां बिछाई होती है उसको पक्की जमीन समझ के उसके ऊपर से गुजरता है, उस गड्ढे में गिर जाता है और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो माना जाएगा कि ए ने बी का आपराधिक मानववध किया है। दूसरा, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की नीयत से कोई काम करता है जिसमें मृत्यु होने की संभावना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए जो है किसी बीमारी से पीड़ित है, अर्थात मान लो उसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं और बी जिसको ये मालूम नहीं है कि ए की किडनियां खराब है, अर्थात बी को इस बात की जानकारी नहीं है, वो ए की मृत्यु करने की नीयत से उसके पेट में एक मुक्का मारता है जिसके कारण ए की मृत्यु हो जाती है। अब मान लीजिए उतनी फोर्स का जो मुक्का है बी किसी स्वस्थ आदमी को मारता तो उसकी मृत्यु नहीं होती, परंतु यहाँ ए की किडनियां खराब थी परंतु बी को उसकी जानकारी नहीं थी और बी ने उसकी मृत्यु करने की नीयत से उसके पेट में मुक्का मारा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो माना जाएगा कि बी ने आपराधिक मानववध किया है विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, इस ज्ञान के साथ कोई काम करता है जिससे वो मृत्यु होने की संभावना हो। अब ये जो तीसरा पॉइंट है
इसमें उसकी नीयत नहीं है उसकी मृत्यु करने की, लेकिन उसको नॉलेज है, उसको ज्ञान है कि वो जो काम कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए जो है शिकार करने की नीयत से जंगल में जाता है। हालांकि शिकार करना जो अपने आप में एक आपराधिक कार्य है। अब वो जंगल में जाता है तो देखता है कि झाड़ी के ऊपर एक जंगली मुर्गा बैठा हुआ है। उसको इस बात का नॉलेज है कि दिन का समय है, कुछ और लोग भी जंगल में आते हैं, कुछ पशुओं को चराने के लिए या कुछ घास फूस इकट्ठा करने के लिए आते हैं, और उसको इस बात का नॉलेज है कि इस झाड़ी की दूसरी तरफ कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। उसको वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसको नॉलेज है इस बात का कि कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसा नॉलेज होते हुए जो है वो उस जंगली मुर्गे के ऊपर फायर करता है, और वास्तव में दूसरी तरफ कोई अन्य व्यक्ति होता है, और वो फायर जो उस व्यक्ति को लग जाता है और उसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल साइड। तो ये माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ने आपराधिक मानववध किया है। तो आपराधिक मानववध क्या है? इसमें 3 बातें हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की मृत्यु करने की नीयत से कोई कार्य करता है, या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की नीयत से कार्य करता है जिसमें मृत्यु होने की संभावना है, या इस ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है कि वो जो कार्य कर रहा है उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। कोई कार्य करता है जिसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। इसमें एक्सप्लेनेशन हैं 3। पहली एक्सप्लेनेशन क्या है? ए पर्सन हु कॉजेज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लिविंग अंडर ए डिसऑर्डर, डिसीज और बॉडीली इन्फॉर्मिटी एंड देयरबाय एक्सेलरेट्स द डेथ ऑफ दैट अदर शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड हिज डेथ। तो स्पष्टीकरण 1 में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शारीरिक विकार, बीमारी या शारीरिक कमजोरी से पीड़ित है, और दूसरा व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को कोई शारीरिक चोट पहुंचाता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यही माना जाएगा कि उसने आपराधिक मानववध का अपराध किया है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था पहले कि मान लीजिए ए जो है उसकी किडनियां खराब हो चुकी हैं, लेकिन बी को इस बात की जानकारी नहीं है कि ए की किडनी खराब है। अब वो उसकी मृत्यु करने की नीयत से उसके पेट में मुक्का मारता है जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उतनी ताकत से किसी स्वस्थ आदमी को मुक्का मारा होता तो उसकी मृत्यु नहीं होती। अब बी यहाँ इस बात का बहाना नहीं ले सकता कि ए की किडनियां खराब थी इस कारण उसकी मृत्यु हुई है। यही माना जाएगा कि बी ने उसका आपराधिक मानववध किया है। Explanation 2. Where death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death, although by resorting to proper remedies and skillful treatment, the death might have been prevented. तो स्पष्टीकरण 2 में क्या बताया गया है कि जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु जो है किसी शारीरिक चोट पहुंचाने के कारण होती है, तो यही माना जाएगा कि उसने उसका आपराधिक मानववध किया है। भले ही ऐसे व्यक्ति को जो है समय पर कोई उपचार दिया जाता या किसी विशेषज्ञ के पास ले जाकर उसका इलाज करवाया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ए बी की मृत्यु करने की नीयत से उससे मारपीट करता है और उसे चोटें पहुंचाता है, और फिर वहीं उसे सड़क पर छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है वहां से, और कुछ समय बाद बी की मृत्यु हो जाती है। अब एक्सप्लेनेशन 2 के अनुसार यही माना जाएगा कि ए ने बी का आपराधिक मानववध किया है। अर्थात ए यहाँ ये बहाना नहीं दे सकता कि उसने बी को मारपीट करके चोटें तो पहुंचाई थी मृत्यु करने की नीयत से, लेकिन बी जो काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा और उसे इलाज नहीं मिला। अगर उसे इलाज मिल जाता या उसकी अच्छी जगह ट्रीटमेंट हो जाती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो एक्सप्लेनेशन 2 बोलती है कि यही माना जाएगा कि ए ने बी का आपराधिक मानववध किया है। एक्सप्लेनेशन 3. The causing of the death of a child in the mother's womb is not homicide, but it may amount to culpable homicide to cause the death of a living child if any part has been brought forth, though the child may not have breathed or been completely born. तो एक्सप्लेनेशन 3 में क्या बताया गया है? अगर बच्चा माँ के गर्भ में है तब उसको किसी ने मार दिया गर्भ के अंदर, तब वो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले हमने सेक्शन 92 पढ़ी थी बीएनएस की। तो ऐसा कार्य उसका अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गर्भ में मार देता तो हो सकता वो जो उसका कार्य सेक्शन 92 बीएनएस में आ जाए। परंतु अगर बच्चा जन्म लेने के प्रोसेस में है और उसका शरीर का कोई अंग बाहर आ गया है और उसने भी सांस भी नहीं ली है और फिर अगर उसको कोई मार देता है तो ऐसी परिस्थिति में उसका कार्य आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। नेक्स्ट सेक्शन है मर्डर, सेक्शन 101 बीएनएस, हत्या धारा 101 बीएनएस। एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। मतलब ये जो धारा है इसके बाद कुछ एक अपवाद दिए गए हैं, उनको छोड़कर
जो पीछे हमने ये धारा 100 में आपराधिक मानववध पढ़ा, ये हत्या बन जाएगा यदि वे कार्य जिससे मृत्यु हुई है ए if the act by which the death is caused is done with the intention of causing death, ऐसा कार्य जिसके कारण मृत्यु हुई है मृत्यु करने की नीयत से किया गया हो। अब इस सेक्शन में क्या एग्जांपल दिया है कि मान लीजिए ए बी को गोली मार देता है, उसके कारण उसकी मृत्यु कर देता है, तो माना जाएगा कि ए ने हत्या का अपराध किया है। बी if the act by which the death is caused is done with the intention of causing such bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused। तो दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की नीयत से कोई कार्य करता है जिसमें अपराधी जानता है कि जिस व्यक्ति को उसने चोट पहुंचाई है उसकी मृत्यु होनी संभव है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए जो है बी को चाकू के साथ गोद देता है, तो अब वो ऐसी चोट है जिसमें वो जानता है कि जो चोट उसने उसको पहुंचाई है उससे उसकी मृत्यु संभव है। सी इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted is sufficient in the ordinary course of nature to cause death। और तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने की नीयत से कोई काम करता है और जो शारीरिक चोट उसने पहुंचाई है वो प्राकृतिक के साधारण क्रम में मृत्यु के लिए काफी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए बेसबॉल का जो एक बैट लेता है और उससे बी के सिर में बड़े जोर जोर से प्रहार करता है, जिसके कारण बी का सिर बुरे तरीके से फट जाता है और उसकी वही मृत्यु हो जाती है। तो ये ऐसी चोट है जो प्राकृतिक के साधारण क्रम में किसी व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए काफी है। डी if the person committing the act by which the death is caused knows that it is so imminently dangerous that it must in all probability cause death or such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। और चौथा पॉइंट क्या है कि अपराधी जानता है कि वो जो काम कर रहा है इतना खतरनाक है कि इससे अवश्य ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचेगी जिससे मृत्यु संभव है, और वह जो मृत्यु कर रहा है या जो चोट पहुंचा रहा है उसके पास ऐसा कोई भी बहाना नहीं है जिसके कारण वह अपने इस कार्य को उचित सिद्ध कर सके। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए जैसे 26/11 का एक अटैक हुआ था हमारे मुंबई में, वो कसाब एंड कंपनी आए थे, उन्होंने AK-47 से सीधे फायर खोल दिया लोगों के ऊपर, और जिसके कारण बच्चे बूढ़े महिलाएं सब लोग जो इसकी चपेट में आए और उनकी मृत्यु हो गई। अब वो जो काम कर रहे थे वो जानते थे कि उनका काम इतना खतरनाक है कि इससे अवश्य किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचेगी जिससे मृत्यु संभव है, और उनके पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज नहीं था जिसके कारण वह इस अपने कार्य को उचित सिद्ध कर सकते। तो ये उपरोक्त 4 अवस्थाएं हैं, इनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है और किसी की मृत्यु कर देता है तो माना जाएगा कि उसने उस व्यक्ति की हत्या की है। मोटिव, देयर इज ऑलवेज सम मोटिव बिहाइंड द मर्डर। अब जो व्यक्ति हत्या करता है उसके पीछे कोई ना कोई उसका उद्देश्य जरूर होता है, चाहे उसकी कोई दुश्मनी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। अर्थात जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं वो मर्डर की अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि इस मर्डर के पीछे क्या मोटिव था, और उस मोटिव को लेकर भी जो एविडेंस कलेक्ट करना इसमें जरूरी होता है। But in case of culpable homicide, it is not necessary. For instance, 5 exceptions provided under Section 101 BNS। परंतु ये जो आपराधिक मानवत का मामला होता है इसमें ये जरूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई ना कोई उसका छुपा हुआ उद्देश्य हो। जैसे कि इसके बाद जो 5 अपवाद दिए हुए जिसको हम अभी इसके बाद पढ़ेंगे, ऐसी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसमें उस मृत्यु के करने के पीछे किसी उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है। तो अब आता है व्हेन इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट ए मर्डर, कि कब कोई आपराधिक मानवत हत्या नहीं मानी जाएगी। सेक्शन 101 में 5 इसकी एक्सेप्शन दे रखी हैं, यानी कि 5 अपवाद दे रखे हैं, अर्थात 5 ऐसी अवस्थाएं बता रखी हैं जब आपराधिक मानवत जो है वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, अर्थात वो आपराधिक मानवत ही माना जाएगा। Exception 1, culpable homicide is not murder if the offender whilst deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave the provocation or causes the death of any other person by mistake or accident। पहले अपवाद में क्या बताया गया है कि आपराधिक मानवत हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा यदि जो अपराधी है उसने गंभीर और अचानक उकसावे में आकर अपना जो है आत्म संयम खो दिया हो
और अपने आत्म संयम खोने के कारण जिस व्यक्ति ने उसे उकसाया था उस व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, या भूलवश या दुर्घटनावश किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए बी को बहुत कड़वी बातें बोलता है कुछ और उसको उकसाता है, जिसके कारण बी जो है अपना आत्म संयम खो देता है, और आत्म संयम खोने के कारण वो ए के ऊपर गोली चलाता है और ए की मृत्यु कर देता है। या मान लीजिए उसने ए के ऊपर गोली चलाई और ए जो झुक गया और दुर्घटना या दुर्भाग्यवश गोली जो पीछे कोई अन्य व्यक्ति खड़ा था उसको लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में बी द्वारा वो की गई मृत्यु हत्या की श्रेणी में नहीं आएगी, बल्कि उसे आपराधिक मानवत माना जाएगा, प्रोवाइडेड दैट द प्रोवोकेशन इज नॉट। परंतु वो जो उकसावा है वो, इसमें 3 बातें बताई गई हैं। ए sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। ये अपराधी द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करने या उसे नुकसान पहुंचाने के बहाने के रूप में जानबूझकर उसे स्वेच्छा से ना उकसाया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ए बी को स्वयं उकसाता है, अब बी जो है अपना आत्म संयम खो देता है, तो उसका बहाना लेकर ए जो है अपना आत्म संयम खो के उसकी मृत्यु कर देता है, तो उसको यहाँ इसका लाभ नहीं मिलेगा। be given by anything done in obedience to the law or by public servant in the lawful exercise of powers of such public servant। तो बी में क्या बताया गया है, किसी कानूनी प्रक्रिया के पालन में या कोई लोक सेवक है और वो अपनी कानूनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है, इसके कारण किसी व्यक्ति को उकसावा हुआ हो और वो व्यक्ति उस लोक सेवक के कर्तव्य पालन से उकसावे में आकर अगर उसकी मृत्यु कर देता है, तब भी उसका ये कार्य जो है आपराधिक मानवत की श्रेणी में नहीं आएगा, बल्कि वो हत्या की श्रेणी में ही आएगा। सी गिवन बाय एनीथिंग डन इन द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। और तीसरे पॉइंट में क्या बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा के अधिकार का प्रयोग कर रहा है कानूनी तरीके से और उसके कारण किसी दूसरे व्यक्ति को उकसावा हुआ है, तब भी उसका जो ये कार्य है वो हत्या की श्रेणी में आएगा, ना कि आपराधिक मानवत की श्रेणी में। एक्सप्लेनेशन वेदर द प्रोवोकेशन वाज ग्रेव एंड सडन enough to prevent the offense from amounting to murder is question of fact। तो स्पष्टीकरण में क्या बताया गया है कि क्या जो उकसावा था वो इतना गंभीर और अचानक था कि ऐसा अपराध जो हत्या के श्रेणी में ना आए, ये तथ्य का प्रश्न है। तथ्य का प्रश्न है, अर्थात न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि जो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन थी, था जो गंभीर और अचानक जो उकसाया गया था वो इस श्रेणी का था कि इससे उस व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत लाभ दिया जा सकता है, अर्थात उसका जो कार्य है वो हत्या की श्रेणी में ना आकर आपराधिक मानवत की श्रेणी में आ सकता है। Exception 2, culpable homicide is not murder if the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceeds the power given to him by law and causes the death of the person against whom he is exercising such right of defense without premeditation and without any intention of doing more harm than is necessary for the purpose of such defense। तो दूसरी बात में क्या बताया गया है कि आपराधिक मानवत हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा यदि कोई व्यक्ति नेक नीति से अपने शरीर या संपत्ति की जो व्यक्तिगत प्रतिरक्षा है उसके अधिकार का प्रयोग करते हुए बिना किसी पूर्व विचार के और बिना किसी ऐसे विचार के कि वो ज्यादा हानि पहुंचाएगा, जितनी हानि उसके द्वारा वास्तव में पहुंचाई जानी चाहिए उससे अधिक हानि पहुंचा देता है और किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। परंतु ये कि बिना किसी पूर्व विचार के और बिना ऐसे किसी विचार के कि वो ज्यादा हानि पहुंचाएगा और फिर अपने शरीर या संपत्ति की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए उस अपने राइट को एक्सीड कर जाता है और फिर किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। इसका यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए ए बी को कोड़े मार रहा है, लेकिन उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं है कि बी को वो सख्त चोट पहुंचाएगा। बी अब उससे बचने के लिए पिस्टल निकाल लेता है और उसको पिस्टल दिखाता है, परंतु ए फिर भी उसको कोड़े मारना जारी रखता है। अब बी को लगता है कि वह अपना बचाव तभी कर सकता है कि ए की मृत्यु कर दे। अब बी ए के ऊपर गोली चला देता है और उससे उसकी मृत्यु कर देता है, जबकि ए जो उसको कोड़े मार रहा था उसकी ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि बी को वो कोई सख्त चोट पहुंचाता। अब यहाँ बी ने गुड फेथ में जो अपना राइट एक्सीड किया है बिना किसी पूर्व विचार के, तो बी द्वारा ये किया गया कार्य हत्या नहीं बल्कि आपराधिक मानवत की श्रेणी में आएगा। Exception 3, culpable homicide is not murder if the offender being a public servant or aiding a public servant acting for the advancement of public justice
exceeds the power given to him by law and causes death by doing an act which he in good faith believes to be lawful and necessary for the due discharge of his duty as such public servant and without ill will towards the person whose death is caused। तीसरे अपवाद में क्या बताया गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि कोई लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या कोई अन्य व्यक्ति ऐसे लोक सेवक की सहायता कर रहा है और नेक नीति से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कानूनी तरीके से अपनी पावर को एक्सीड करके बिना किसी दुर्भावना के वह किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है। अर्थात अगर कोई लोक सेवक है या कोई लोक सेवक की सहायता कर रहा है और वो लोक सेवक नेक नीति से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है और बिना किसी दुर्भावना पूर्वक किसी व्यक्ति की ऐसे कर्तव्य पालन के दौरान मृत्यु कर देता है, तब ऐसा आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। एक्सेप्शन 4, culpable homicide is not murder if it is committed without premeditation and in sudden fight, in the heat of passion upon a sudden quarrel, and without the offenders having taken undue advantage or acted in a cruel or unusual manner। तो अपवाद 4 में क्या बताया गया है कि यदि अचानक किसी झगड़े में आवेश में आकर बिना किसी पूर्व विचार के और अनुचित लाभ उठाए या क्रूर या अमान्य तरीके से कोई कार्य किए बिना किसी की हत्या की जाती है, तब ऐसा आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो लोगों में या दो गुटों में अचानक से झगड़ा हो गया और वो अचानक से एकदम क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए और उस झगड़े के दौरान एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कर दी। लेकिन इसमें यह है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई ना तो क्रूरता की हो और ना ही किसी प्रकार का जो अनुचित लाभ लिया हो। Explanation: It is immaterial in such cases which party offers the provocation or commits the first assault। स्पष्टीकरण में क्या बताया गया कि ऐसे मामलों में ये तत्वहीन है कि पहले जो है किस पार्टी ने जो है उकसाया या किस पार्टी ने जो पहले हमला किया था, ये तत्वहीन है। अर्थात ये तत्वहीन है कि जिस पार्टी ने पहले उकसाया या हमला किया उसकी तरफ से कोई मृत्यु हो जाती है या दूसरी पार्टी की तरफ से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एक्सेप्शन 5, culpable homicide is not murder when the person whose death is caused, being above the age of 18 years, suffers death or takes the risk of death with his own consent। 5वें अपवाद में क्या बताया गया है कि आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 साल से ऊपर हो और उसने स्वयं ऐसी मृत्यु का जोखिम उठाने के लिए सहमति दी हो। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका दोस्त बी उससे मिलने के लिए जाता है। अब ए अपने दोस्त बी को बताता है कि उसे एक बहुत गंभीर बीमारी है और डॉक्टर ने उसे बताया है कि वो 10-15 दिन का ही मेहमान है। ए बी को ये भी बताता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है और उससे ये तकलीफ़ सहन नहीं हो रही और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे वो जहर का इंजेक्शन ला दे और उसकी मृत्यु कर दे। अब बी जो है वो भावुक हो जाता है और वो ये जहर का इंजेक्शन लेके आता है और अपने दोस्त ए को, जिसकी आयु 18 साल से ऊपर है, को उसकी सहमति से जहर का इंजेक्शन दे देता है, जिसके कारण ए की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ बी द्वारा ये किया गया कार्य हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि ए जिसकी आयु 18 साल से ऊपर थी और उसने अपनी मृत्यु के लिए इसकी सहमति दी थी, परंतु फिर भी जो है बी उसको जहर का इंजेक्शन दे के उसकी मृत्यु नहीं कर सकता था, इसलिए बी का ये कार्य जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएगा। तो ये धारा 101 में 5 अपवाद दिए गए हैं, अर्थात वो परिस्थितियां बताई गई हैं जिनमें कि आपराधिक मानववध जो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। अब मैं जो हमारे ट्रेनीज हैं उनके लिए ये बता दूं कि ये जो हमने 2 धाराएं पढ़ी, धारा 100 और धारा 101 और उसके 101 के 5 अपवाद, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अनुसार 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न क्या बनता है, आपराधिक मानववध से आप क्या समझते हैं, समझाइए। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सेक्शन 100 लिख देनी है और उसके 3 एक्सेप्शंस लिख देने हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि हत्या से आप क्या समझते हैं, हत्या को परिभाषित करिए। तो आपने सेक्शन 101 सेक्शन 101 के जो पहले 4 पॉइंट है वो लिख देने हैं। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि कब आपराधिक मानववध हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, तो आपने ये जो 5 अपवाद दिए हुए लास्ट में ये लिख देने हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं और मैं यथाशीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।